अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑडियो कुतुब खाना, जिसमें हम उर्दू नावल टाइम फिश की ऑडियो पेश कर रहे हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली अच्छी अच्छी किताबों की ऑडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। उस वक्त शाम के 6 बजने वाले थे जब मैं अपनी गली में दाखिल हुआ। सूरज डूबने की तैयारी कर रहा था। गली में कोई खास चहल पहल न थी। मेरा दिल खुशी और आंसू से भर गया। ये गली मेरी अपनी थी, नालियों वाली गली, जगह जगह से उखड़ी हुई गली, मेरी अपनी गली। मैं मोहब्बत पाश नजरों से गली की एक एक ईंट को देख रहा था। मेरा बस चलता तो मैं इसकी नालियों को भी चूम लेता। गैरों से धोखा खाने के बाद जब इंसान अपनों में पहुंचता है तो इसकी हालत ऐसी ही होती है। मैं ढीले ढीले कदमों से चलता हुआ अपने घर के दरवाजे पर आकर रुक गया। इतने में गली से कोई भागता हुआ मेरे करीब आ गया। मैंने पहचान लिया, ये तो ताफुन नाई था। वो कमाले, तू कहाँ चला गया था? घर की कोई खबर ही न ली, इसने शिकवा किया। मैं धक से रह गया। खैरियत तो है? खैरियत कहाँ यार, तुझे पता ही नहीं कि तेरा बाप किराए के मकान में धक्के खाता फिर रहा है। किराए के मकान में? लेकिन हमारा तो अपना कब्जे का घर है। वो तो है ही, लेकिन तेरे बाद अंदर क्या गुजर चुकी है, जरा पूछ तो सही। ताफे ने फिजा को मजीद रंजीदा बनाते हुए कहा और मेरे हाथों पैरों से जान निकल गई। ताफे के चेहरे पर हिज़्न व मलाल का अंधेरा छा गया और मुझे यूं लगा जैसे मैं खड़ा खड़ा गिर जाऊंगा। यकीनन मेरी दुनिया लुट चुकी थी। नहीं, मैं कानों पर हाथ रखकर चिल्लाया और जोर जोर से दरवाजे को पीटने लगा। मेरी माँ लुटा दो, खुदा के लिए मेरी माँ लुटा दो। अम्मा वापस आ जाओ वरना मैं मर जाऊंगा। ठक से दरवाजा खुला और भग से मेरा दिमाग उड़ गया। सामने अम्मा हैरत से गुम खड़ी मुझे देख रही थी। मेरा रुआ रुआ खुशी से झूम उठा। अम्मा को शायद अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, इसीलिए उन्होंने सकते के आलम में मेरे गाल पर थप्पड़ मारा। मैं दर्द से बुलबुला उठा और ऐन इसी लम्हे अम्मा का सकता टूट गया। उन्होंने झट से पूरा दरवाजा खोला और मेरे कमाले कहते हुए मुझे पूरी कुव्वत से अपने सीने से लगा लिया। मेरा वजूद ठंडक से भर गया और मुझे यूं लगा जैसे मैं फिर से ताकतवर हो गया हूँ। एक लम्हे मुझ पर छाया हुआ कैंसर का खौफ दूर हो गया। अब मुझे मौत का कोई डर नहीं था। मुझे माँ की आगोश मैसर आ गई थी। अम्मा मुसलसल मुझे चूमे चली जा रही थी। ताफा इस दौरान कहीं इधर उधर गुम हो चुका था। कमाले, तू कहाँ चला गया था मेरे लाल? अम्मा ने मेरी पेशानी पर बोसा दिया। मैंने उमटते हुए आंसुओं को रोका और सिर्फ इतना कहा, अम्मा मैं गुम हो गया था, लेकिन अब तो फिक्र न कर, मैं आ गया हूँ, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये जुमला कहते हुए मैंने बेइख्तियार डॉक्टर के इन जुमलों को याद किया जो इसने मेरे कैंसर के हवाले से कहे थे। मुझे सब पता है, तुझे इस लड़की ने ही फंसवाया था। अम्मा ने आंसू पूछते हुए हाथ पकड़ा और अंदर की तरफ चल दी। मैं इधर उधर देख रहा था लेकिन अब्बा कहीं नजर नहीं आ रहे थे। शहर में दाखिल होते ही मुझे आधे हिस्से में 4-5 फटी पुरानी चादरों की एक लाइन लटकी नजर आई। दूसरी तरफ कोई दिल लगाया था दिल लगी के लिए गाते हुए सिसकियां ले रहा था। मैंने गौर से सुना तो चौंक उठा। ये तो अब्बा की आवाज थी। अम्मा, अब्बा किधर हैं? उधर। अम्मा ने चादरों की दूसरी तरफ इशारा किया। मैंने कुछ न समझते हुए एक चादर के फटे हुए हिस्से से झांक कर दूसरी तरफ देखा। अब्बा टूटी हुई चारपाई का पावा पकड़कर आंखें बंद किए गाना गा रहे थे और बार बार चारपाई की अदवाइन पर प्यार भरा हाथ फेरे चले जा रहे थे। इससे पहले कि अम्मा कुछ समझती, मैंने चादर हटाई और तेजी से अब्बा के पास पहुंच गया। अब्बा, मैंने इनका कंधा हिलाया लेकिन वो बदस्तूर आंखें बंद किए रहे। ताहम इनका गाना बदल गया। अब वो गाना गा रहे थे, क्यों दूर रहंदे हो हजूर साढ़े कोलों। अब्बा ये देख, मैं हूँ कमाला। मैंने मजीद जोर से इनका कंधा हिलाया। वो आंखें बंद किए चिल्लाए, हाँ है मेरा रंग काला, तुम्हें इससे क्या? फिर गुनगुनाए, कैसे कैसे लोग हमारे जी को जलाने आ जाते हैं। मैंने बेबसी से कुछ सोचा, फिर अचानक एक तरकीब सूझी और अब्बा की जेब में हाथ डाल दिया। ऐसा करने की देर थी कि अब्बा का गाना यकदम स्टॉप हो गया और उन्होंने एक झटके से आंखें खोल दी। सामने मैं था। अब्बा ने एक नजर मुझ पर डाली, फिर लापरवाही से दोबारा आंखें बंद कर ली। फिर ठीक 3 सेकंड बाद जोर से उछले और दोबारा आंखें खोल दी। इनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तू कमाला ही है ना? हाँ अब्बा, मैं कमाला हूँ, तेरा कमाला, असली कमाला। अब्बा घबरा कर इधर उधर देखने लगे। अबे कहीं फिर पुलिस को तो साथ नहीं ले आया? नहीं अब्बा, अब पुलिस का कोई डर नहीं, इन्होंने पूरी इज्जत से मुझे रिहा कर दिया है। अब्बा बुखला गए। क्या कहा? अबे ये इज्जत वाला लफ्ज जरा आहिस्ता बोल,
किसी ने सुन लिया तो हंस हंस के फौत हो जाएगा। अब्बा ने मुझे गले से लगा लिया। मैं अपने वालिदैन में आ गया था और खुदा की कसम उस आलीशान बंगले से कहीं ज्यादा सुकून महसूस हो रहा था। अचानक मुझे याद आया कि ताफे ने कहा था कि अब्बा किराए पर रह रहा है। मैंने जल्दी से पूछा, अब्बा तू किराए पर रह रहा है? अब्बा यकदम उदास हो गए और हाँ में गर्दन हिला दी। लेकिन कहाँ, किस जगह? यहाँ, इस जगह। अब्बा ने चारपाई की तरफ इशारा किया। तेरे जाने के बाद तेरी माँ ने मुझे घर से निकाल दिया था। बड़ी मुश्किल से ये तय पाया कि मैं सेन के एक तरफ रहूंगा और महाना 219 रुपए किराया दिया करूंगा। ये जो चादरें तुम लटकी हुई देख रहे हो, ये मेरे हिस्से की बाउंड्री है और दूसरी तरफ जाने की इजाजत नहीं। शुरू में तो मुझे बाथरूम इस्तेमाल करने की भी इजाजत नहीं थी। तेरी अम्मा ने फी फेरा 7 रुपए का बोर्ड लगा दिया था। वो तो अल्लाह भला करे गवर्नमेंट का, जिसने 2 गलियां दूर एक टूटा फूटा ग्राउंड बनवा दिया, वरना मेरे जैसे कहाँ दर दर की ठोकरें खाते फिरते। ये तो बहुत ज्यादती है। मैंने अफसोस का इजहार किया। नहीं, मारती नहीं, सिर्फ मुंह बनाए रखती है। अब्बा ने मेरी तस्हीह की और मैंने सर हिला दिया। अब्बा की ऊंचा सुनने की बीमारी जूं की तूं बरकरार थी। अम्मा मुसलसल चादरों के दूसरी तरफ मौजूद थी और सुराख में से मुझे गुस्से से झांक रही थी। चल इधर आ अम्मा, इतने दिनों बाद खुशी का मौका मिला है। चल आज अब्बा से सुलह कर ले। मैंने सिफारिश की। ये इस काबिल नहीं है। तुझे पता है तेरे बाद इसने क्या क्या हरकतें शुरू कर दी थी। अम्मा ने चादर हटाई। बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलरों के पास जाकर बड़ी बड़ी कोठियां खरीदने के सौदे करने लगा था और रोज नई नई कोठियां देखने जाता था। कोठियों के सौदे? अब्बा ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मैं हैरान रह गया। अब्बा ने भी पूरी बात पूरी तरह सुन ली थी, इसलिए मुंह बनाकर बोले, यार एक तो तेरी माँ की समझ नहीं आती, न कोठियों में जाने देती है न कोठों पर। असल में जब तूने उस अमीर लड़की से शादी की खुशखबरी सुनाई तो मैं समझ गया कि अब हमारे अमीर बनने का वक्त आ गया है। मैंने सोचा एहतियातन 1-2 कोठियां देख लो, बाद में हो सकता है प्रॉपर्टी डीलर वफात पा जाए। कमाले, सच सच बताना क्या बना उस लड़की का? अम्मा ने कदम आगे बढ़ाए और इलाका गैर में आती हुई बोली। मैं उस दिलखराश दास्तान का कोई लफ्ज जबान पर नहीं लाना चाहता था, लेकिन बताए बगैर चारा भी नहीं था, लिहाजा अम्मा अब्बा को सब कुछ साफ साफ बता दिया। अम्मा बेचैनी से सारा किस्सा सुन रही थी। बार बार उनके चेहरे पर गजबनाक अलामात नमूदार होती। ताहम उन्होंने मुझे दरमियान में डिस्टर्ब नहीं किया और सर हिलाते हुए पूरा वाकया सुनती रही। अब्बा भी हमतन गोश थे, तहम इनके तासरात बता रहे थे कि बाज अल्फाज इनके कानों तक नहीं पहुंच रहे। मैंने पूरी तफसील से इन्हें कहानी सुना दी, लेकिन जानबूझकर अपने कैंसर वाली बात गोल कर गया। मैं इस मौके पर कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता था जिससे उदासी का माहौल पैदा हो जाए। मेरे जितने भी दिन बाकी थे उन्हें मैं हंसी खुशी गुजारना चाहता था। मुझे अपने घर में आए हुए 2 हफ्ते गुजर चुके थे। इस दौरान मैं मुकम्मल तौर पर पहले वाला कमाला बन चुका था। अम्मा ने मेरी पुरजोर अपील पर अब्बा को माफ कर दिया था और अब हमारे सेंध से चादरें हट चुकी थीं। मैं सब कुछ भूल जाना चाहता था, लेकिन फहमी की याद कभी कभी इतने जोर से दर्द बनकर उठती कि यूं लगता जैसे मेरे जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं। लेकिन फिर मेरी आंखों के सामने वो सारे मंजर घूमने लगते जिनमें फहमी ने मुझे मेरी औकात याद दिलाई थी। सच्ची बात तो ये थी कि मैं सेठ के लिए कुछ करना चाहता था, लेकिन क्या करता? मेरे पास करने के लिए कुछ भी तो नहीं था। उन्हीं दिनों अचानक मेरे जहन में एक ख्याल आया और मैं मम्मी डैडी को कुछ बताए बगैर शरीफा के घर पहुंच गया। उस वक्त शाम के 6 बजे थे और कच्ची बस्ती के बेशतर लोग नहर किनारे तरबूजों से दिल बहला रहे थे। मैं वैगन से उतरकर सीधा अंदर की तरफ बढ़ गया। मुझे यकीन था कि इस वक्त शरीफा से बेहतर कोई मुखबर नहीं हो सकती। उसी से मुझे ताज़ा तरीन सूरत हाल का इल्म हो सकता था। मैं इसके दरवाजे पर पहुंचा और दस्तक दी। हस्बी रिवायत वही आवाज आई, लंग आ बेगैरता। मैं झट से अंदर दाखिल हो गया। शरीफा कुकिंग में मसरूफ थी। मुझे देखते ही इतने जोर से चौंकी कि इसके हाथ से डोई फिसल कर पतीले में जा गिरी। तू रिहा हो गया? वो खुशी से चिल्लाई और दीवाना वार मेरी तरफ भागी। मैंने जल्दी से करीबी चारपाई की आड़ ली और सिर हिलाकर कहा, हाँ शरीफा, मैं रिहा हो गया हूँ। जानी किधर है? वे जानी को मार गोली, कुछ सेठ की खबर ले। क्या हुआ सेठ? मैं घबरा गया। वही हुआ जिसका डर था, शरीफा ने घुटी घुटी आवाज में कहा और मेरा दिल उछल कर हल्क में आ गया। खैर तो है ना? खैर ही तो नहीं है। देख पहेलियां ना बुझवा, जल्दी बता क्या हुआ है सेठ को। सेठ ने अपनी सारी जायदाद फहमी के नाम कर दी है। मेरे हल्क से एक तवील सांस खारिज हो गया। तो इसमें डरने वाली क्या बात है? फहमी इसकी अकलौती बेटी है।
ظاہری بات ہے اس کے نام جائیداد ہونی تھی۔ تو کھوتا ہے، پاگل ہے، لدڑ ہے، شریفہ گرجی۔ ٹھیک ہے، زیادہ تعریفیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے جلدی سے سر ہلایا۔ بے عقل انسان، ساری جائیداد فہمی کے نام ہو چکی ہے اور فہمی نے ساری جائیداد اپنے خاوند شاہ رخ کے نام لکھ دی ہے۔ مجھے ایک چکر سا آ گیا، یعنی شاہ رخ جو چاہتا تھا وہی ہو گیا تھا۔ بیٹھے بٹھائے فہمی نے اپنی جائیداد اپنے جھوٹے پیار پر قربان کر دی تھی۔ یکدم مجھے ایسا لگا جیسے اب میں ہر پریشانی سے آزاد ہو گیا ہوں۔ پہلے سیٹ کی جان کو خطرہ تھا، لیکن اب جب کہ وہ ساری جائیداد فہمی کے نام کر چکا تھا اور فہمی اسے آگے بھی منتقل کر چکی تھی، اب سیٹ کے جینے نہ جینے سے کسی کو کیا لینا دینا۔ گویا اب میں بالکل ہی ان لوگوں سے کٹ گیا تھا۔ سیٹ کی وجہ سے جو تھوڑا بہت آسرا تھا وہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، ایک نظر اپنے گریبان میں ڈالی اور دروازے کی طرف بڑھا۔ کدھر جا رہے ہو؟ شریفہ چونکی، اپنے گھر۔ اور سیٹ کو تنہا چھوڑ دو گے؟ سیٹ کو اب کوئی خطرہ نہیں۔ جو چیز اس کی جان کے لیے خطرہ تھی وہ اب اس کے پاس نہیں رہی۔ جانے کا بھی انتظار نہیں کرو گے؟ کیا فائدہ؟ میں نے بے دلی سے دروازہ کھولا اور شریفہ کا جواب سنے بغیر ڈھیلے ڈھالے قدم اٹھاتا ہوا باہر آ گیا۔ اپنے گھر کی گلی کا موڑ مڑتے ہی مجھے حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا۔ اب میرا پورا جسم ایک انجانے خوف میں بھر گیا۔ باہر پولیس کی گاڑی کھڑی تھی اور 2 پولیس والے ہمارے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے۔ پہلے تو جی میں آئی کہ یہیں سے بھاگ لوں، پھر خیال آیا پتہ تو کروں کہ اب کیا مسئلہ ہے۔ میں آگے بڑھا اور پولیس والوں کے سامنے آ گیا۔ اتنی دیر میں اماں بھی دروازہ کھول چکی تھی۔ پولیس دیکھ کر یکدم ان کی آنکھوں میں گھبراہٹ اتر آئی اور وہ تیزی سے میری طرف بڑھیں۔ تاہم ان کے قریب آنے سے بیشتر ہی پولیس والے مجھے پہچان کر گاڑی میں بٹھا چکے تھے۔ اب کیا ہوا ہے کم بختو؟ اماں چلائیں۔ وڈے صاحب نے بلایا ہے اسے، ایک سپاہی نے درست لہجے میں کہا۔ آئے ہائے، کیوں ہماری جان کو آ گئے ہو؟ خدا کے لیے ہمارا پیچھا چھوڑ دو۔ کیا قصور کیا ہے میرے بچے نے؟ چلو اے، سپاہی نے اماں کی بات کا جواب دینے کی بجائے ڈرائیور سے کہا اور گاڑی ایک زناٹے سے آگے بڑھ گئی۔ اماں وہیں کھڑی پولیس والوں کو صلواتیں سنا رہی تھی۔ گلی کے لوگ حسب روایت گھروں سے باہر نکل چکے تھے اور اس بات کا انتظار میں تھے کہ کب مجھے تھپڑ پڑتے ہیں، تاہم ان کا یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ تھانے پہنچتے ہی مجھے تھانے دار کے حضور پیش کیا گیا۔ مجھے دیکھتے ہی تھانے دار کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ بیٹھو۔ میں بینچ پر بیٹھ گیا۔ ادھر میرے سامنے کرسی پر بیٹھو، اس نے تسلی دی اور میں جھجکتا کرسی پر بیٹھ گیا۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ تھانے دار آگے جھکا۔ میری جیب میں تو صرف 5 روپے ہیں، میں نے بے اختیار کہا۔ میرے جواب سن کر تھانے دار کے چہرے پر قہر و غضب کے آثار ابھر آئے، تاہم اس نے بڑی مشکل سے خود کو کنٹرول کیا اور بولا، میں نے طلاق نامے کے کاغذ پر تمہارا انگوٹھا بدل کر کسی اور کا لگا دیا ہے اور تصدیق کروا کے فہمی کو بھجوا دیا ہے۔ تو کیا ابھی فہمی اور شاہ رخ کی شادی نہیں ہوئی؟ میں چونکا۔ ویسے رہے تو شادی شدہ لوگوں کی طرح سے ہیں، لیکن قانونی طور پر ابھی شاہ رخ فہمی کا شوہر نہیں بنا۔ تھانے دار بولا، تو فہمی نے شادی سے پہلے ہی ساری جائیداد شاہ رخ کے نام کر دی؟ ہاں، کیونکہ بہرحال وہ اس کا سابقہ اور آئندہ کا شوہر ہے۔ ہاں جی، یہ تو ہے۔ میں نے سر جھکا دیا۔ لیکن کیا تمہیں پتا ہے کہ اس وقت تم فہمی کے خاوند ہو؟ میرے جسم میں تھوڑی سی حرکت ہوئی، لیکن میں پھر سمٹ گیا۔ جانتا ہوں جی، لیکن کیا کروں، میں اس کا خاوند نہیں، قائم مقام خاوند ہوں۔ تم چاہو تو یہ سیٹ مستقل تمہاری ہو سکتی ہے، تھانے دار نے رازدارانہ لہجے میں کہا۔ یقیناً اس کے لیے مجھے 3 لفظ کہنے ہوں گے۔ میں نے سر کھجایا۔ نہیں، اس کے لیے تمہیں صرف میرا ساتھ دینا ہوگا، میری بات ماننا ہوگی۔ کیسی بات؟ یہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا۔ پہلے میں تم سے اس دور کی کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں جب تم فہمی کے گھر میں تھے۔ تھانے دار نے مجھے قائل کیا۔ پہلے تو میں جھجکا، پھر دھیرے دھیرے تھانے دار کو تمام مطلوبہ معلومات مہیا کر دیں۔ میں کیسے فہمی کے گھر پہنچا، فہمی نے کیسے مجھے سائنسدان بنایا، پھر کیسے ہمارا نکاح ہوا، کیسے میں فرار ہوا، ٹوانا صاحب کی حویلی میں مجھ پر کیا بیتی، ٹوانا صاحب نے مجھ سے کیا فرمائش کی، جانے کیسے مجھے شریفہ کے پاس لے گیا۔ شریفہ کے ذکر پر تھانے دار چونکا۔ یہ وہی عورت تو نہیں جو سیٹ کے گھر کام کرتی ہے؟ جی وہی ہے۔ اوہ، تو میرا خیال ٹھیک نکلا، مجھے پہلے ہی اس پر شک تھا۔ نہیں جی، وہ تو بہت اچھی ہے، جانی سے اس کا کیا تعلق ہے؟ تھانے دار نے میری آنکھوں میں جھانکا۔ وہی جو مرزا کا صاحبہ سے تھا، کلنٹن کا مونیکا سے تھا۔ میں نے مثالیں دی۔ تھانے دار نے کچھ سوچتے ہوئے سر ہلایا، پھر مجھے سرگوشیوں میں سارا پلان سمجھانے لگا۔ جیسے ہی ساری بات میری سمجھ میں آئی، میرے ہوش اڑ گئے۔ میں انکار کرنا چاہتا تھا، لیکن تھانے دار کا اصرار تھا کہ اس کا پلان ساری بازی الٹ سکتا ہے۔
میں کسی قسم کے رسک کے حق میں نہیں تھا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے تھانے دار کی باتوں سے سچائی اور ہمدردی محسوس ہو رہی تھی، اسی لیے بامر مجبوری حامی بھر لی۔ تھانے دار نے مجھے شاباش دی اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ مجھے باعزت گھر تک چھوڑائیں۔ تھانے دار کا پلان 3 ہفتے بعد شروع ہونا تھا اور میں اس وقت تک گھر ہی رہنا چاہتا تھا۔